नमस्कार। मैं परमिता स्वागत करती हूँ आपका द साइलेंट जोन पर एक और नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है पुनर्विवाह। कहानीकार हैं जयप्रकाश पांडे। चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। डेनिम की ब्लू जींस, बोसिन की सफेद गुलाबी रंग की शर्ट के साथ काला चश्मा लगाए विभा कमाल की खूबसूरत लग रही थी। मॉल में घुसते ही सभी की निगाहें एक बार को उसकी तरफ जरूर उठ गई थी। गजब के आत्मविश्वास के साथ वो अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने में व्यस्त थी। दिखने में वो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये वही विभा है जिसने कुछ साल पहले अपने पति को खो दिया है। विभा का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। शुरू से ही संवेदनशील, धीर, गंभीर विभा पढ़ाई में अत्यंत ही होशियार थी। वो कक्षा में सदैव प्रथम आती, अपने सरकारी स्कूल में होने वाले सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेती और सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेती। अपने इन्हीं गुणों के कारण वो सभी अध्यापकों की भी प्रिय थी। छात्र छात्राओं में भी सरल, मृदुभाषी और मिलनसार विभा सबकी चहेती थी। उच्चतर शिक्षा के लिए विभा को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। उसके माता पिता की खुशी का तो कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि ऐसा माना जाता कि जिस छात्र का भी प्रवेश इस विश्वविद्यालय में होता है वो भारत की सिविल सर्विसेज में अवश्य ही सफल हो जाता है। विभा ने सरकारी स्कूल से पढ़कर भी अपनी योग्यता के बल पर प्रवेश प्राप्त कर लिया था। ये उसकी प्रतिभा का प्रमाण था। उसने स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की तथा अंग्रेजी साहित्य से परास्नातक की परीक्षा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। पुत्री की पढ़ाई पूरी होने के बाद मां कौमुदी और पिता रामेश्वर को पुत्री की शादी की चिंता सताने लगी। घर में जवान लड़की एक बोझ के समान होती है, जो विभा अब तक माता पिता के आदित्य का स्रोत थी। वो धीरे धीरे चिंता का सबब बनने लगी। यद्यपि रामेश्वर को अपनी बेटी पर बड़ा भरोसा था और वो उसकी काबिलियत के मुरीद थे। उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी सरकारी अफसर तो बन ही जाएगी, लेकिन वो शादी से ज्यादा बेटी के कैरियर के प्रति चिंतित थे। माँ कौमुदी साधारण, धर्मपरायण और पुराने ख्यालों की जो ठहरी। उनका मानना था कि बेटी के हाथ जल्दी ही पीले कर देने चाहिए। जवान बेटी को घर में रखना बिल्कुल उचित नहीं है। उनका ये विचार और भी सुदृढ़ हो गया जब वो शाम को पड़ोसियों की महिला मित्र मंडली में बैठती। पड़ोस की कमला देवी के कर्कश व्यंग्यबाण कौमुदी को चुभते। कमला को इस बात का बड़ा नाज था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी 16वें साल में कर दी थी। कमला के व्यंग्यबाणों से आहत कौमुदी जब घर आती तो रामेश्वर के साथ इस मुद्दे पर महाभारत के छोटे प्रारूप का रिहर्सल अवश्य होता। रामेश्वर बेचारे क्या करते? वे हर संभव प्रयास कर रहे थे। सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए लड़का ढूंढना कौन सा आसान काम था। लड़के की पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, आदतें, घर परिवार सब देखना पड़ता है। आजकल तो लड़कों में शराब और नशे का चलन इतना बढ़ गया है कि अच्छे घरों के शिक्षित बच्चे भी शराब के आदी हैं, जिनका पता नहीं चलता। अगर ऐसे किसी के साथ मेरी बिटिया रानी की शादी, इस ख्याल से ही रामेश्वर का हृदय कांप जाता है और वे पूरी तरह सिहर जाते। आखिरकार विभा की शादी सेना के एक अधिकारी के बेटे शुभम के साथ तय हो गई। लड़का लंबा, गोरा, शिक्षित और आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे ओहदे पर कार्यरत था। कौमुदी को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। उसकी सभी इच्छाएं जैसे भगवान ने पूरी कर दी हो। बड़ी बेटी को योग्य वर मिल जाने से दूसरी बेटियों के लिए भी जैसे रास्ता खुल गया था। रामेश्वर ने इसे अपने पुराने जन्मों का पुण्य माना।
जिससे इतना अच्छा घर बर बेटी को मिल सका। शुभम का संभ्रांत लुक, रोबीला चेहरा और अपने कार्य के प्रति लगाव सभी को दीवाना बना रहा था। पूरा घर परिवार उससे प्रभावित और उसके प्रति आकर्षित था। विवाह तो खुशी से पागल हुई जा रही थी। एक तो शादी की खुशी, उस पर शुभम जैसा पति मिलने से विवाह अत्यंत उत्साहित थी। सभी सखियां और बहनें भी विवाह को छेड़ती, हालांकि उनको मन ही मन विवाह से ईर्ष्या भी होती। यद्यपि विवाह भी सुंदर, सुशील, तीखे नए नक्श और कमनीय काया की मालकिन थी। कॉलेज के दिनों में उसकी सुंदरता के चर्चे थे, किंतु उसने कभी किसी की ओर ध्यान नहीं दिया था। पढ़ाई में उसका कोई सानी ना था। माँ बाप की इज्जत की उसे सदैव फिक्र रही। दादी नानी की सुनाई गई कहानियों में हर राजकुमारी को एक लंबे इंतजार के बाद ही राजकुमार मिलता था। इस लंबे इंतजार की परीक्षा में भी विवाह अव्वल नंबरों में पास हो गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी विषय की गोल्ड मेडलिस्ट विभा को इंतजार और सब्र के इम्तिहान में शुभम जैसा राजकुमार मिल गया था। वो अपनी किस्मत पर फूली न समा रही थी। शुभम एक मल्टीनेशनल कंपनी में ग्रुप जनरल मैनेजर के पद पर पदस्थ था। अच्छी तनख्वाह, गाड़ी, नौकर चाकर और समाज में अच्छी इज्जत, सब कुछ था। शुभम का स्वभाव कुछ अलग तरह का था। वो विवाह के प्रति पूरी तरह आसक्त और आकर्षित था, किंतु उसे विवाह के व्यवहार में हर समय कमियां नजर आती। वो न केवल छोटी छोटी बातों पर उसे डांट देता, बल्कि सबके सामने उसे अपमानित भी कर देता। विभा उसके इस व्यवहार को कभी समझ ना पाती। सभी प्रकार की सुख सुविधा होते हुए भी उसका आत्मसम्मान उसे कचोटता रहता। कभी तो अप्रतिम प्यार दुलार और कभी उसके स्व को हिला देने वाले ताने और उलाहने उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देते। हद तो तब हो जाती जब शुभम उसके व्यवहार, मर्यादा और माँ बाप पर कठोर टिप्पणियां करता। वो उसे अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनने को बाध्य करता। उसकी इच्छा थी कि वो ऑफिस से चाहे जितने बजे भी आए, उसे विभा साड़ी में सजी धजी मिलनी चाहिए। विभा उसके सारे आदेशों और इच्छाओं का अक्षरशः पालन करती। कभी कंजीवरम, कभी बनारस की महंगी खूबसूरत साड़ियां पहने वो रात के 11 बजे तक पति का इंतजार करती। इन सुंदर साड़ियों के मुलायम धागे उसे शरीर में चुभते से प्रतीत होते। उसे याद आया अपना बचपन, जब वो माँ की साड़ियां लपेट कर मटक मटक कर चलती। एक तरफ माँ गुस्सा कर रही होती तो दूसरे तरफ पापा देख देख कर खुश हो रहे होते और उसे उकसा रहे होते। माँ जब उसे पकड़ने दौड़ती तो भागकर वो पापा की गोद में दुबक जाती और माँ बुदबुदाती हुई अपनी पसंदीदा साड़ी संभालने में लग जाती। पहली बार बनारसी साड़ी खरीदने के लिए उसे माँ से कितनी मिन्नतें करनी पड़ी थी। कॉलेज के फंक्शन में उसे एंकरिंग करनी थी। तब कई महीनों के पैसे जोड़कर जैसे तैसे पापा ने उसे 2,500 रुपए में लाल बॉर्डर वाली काले रंग की साड़ी खरीद कर दी थी, जिसे पहनकर वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। आज किसे घायल करने का इरादा है? सभी सखियों ने उसे खूब छेड़ा था। म्यूजिक टीचर मैडम अभिलाषा ने तो उसे स्टेज पर ही जोर से चुटकी काट ली थी और कान में कहा था, क्या बला की खूबसूरत लग रही हो। साड़ियां उसे बहुत पसंद थी। ससुराल में आकर उसे खूब महंगी महंगी साड़ियां मिली। शुभम जहां भी जाता उसके लिए वहां से साड़ी लाना नहीं भूलता। शुरू शुरू में तो वो बहुत प्रसन्न थी, किंतु शुभम की जिद के कारण जब वही साड़ियां देर रात तक उसे जबरदस्ती पहने रहनी पड़ती, तब उसे इन साड़ियों से घिन सी होने लगी। उस ओर देखना भी चिढ़ पैदा करता। शौक एक बात है जिससे खुशी मिलती है, किंतु वही काम यदि किसी की सनक पूरा करने के लिए करना पड़े तो खीज उठनी स्वाभाविक है।
बलात् व्यवहार लादने से व्यक्ति के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचती है, जिससे उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। जैसे जैसे शुभम की तरक्की हो रही थी, उस पर पद और पैसे का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। वो आत्ममुग्ध था और विवाह के प्रति और भी सनकी होता जा रहा था। घर गृहस्थी की नौका हिचकोले लेते आगे बढ़ रही थी। अब तक विवाह 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। आकाश और विकास को पाकर विवाह तो जैसे धन्य हो गई थी। वो उनके लालन पालन में पूरा समय दे रही थी। शुभम भी बच्चों को बहुत प्यार करता था। वो अब ऑफिस से जल्दी आता और बच्चों के साथ देर तक खेलता रहता, उन्हें बाहर घुमाने ले जाता और बहुत सारा सामान खरीद कर ले आता। विभा जब कुछ कहती तो उसे डांट कर चुप करा देता। बच्चों के मामले में भी शुभम अपनी बात मनवाने से बाज नहीं आता। बच्चों को संस्कार देने में उसके अपने विचार थे। उसे तो विवाह के किसी रिश्तेदार द्वारा बच्चों को छूने से भी परहेज था और कई बार इसके लिए उसे कड़वी बातें भी सुननी पड़ी थी। बाहर के लोगों को शुभम जितना प्यार करने वाला पति और पिता दिखता था, विवाह के लिए वो उतना ही रूखा और असहनशील था। विवाह ये बात किसी से कह भी तो नहीं सकती थी। सुंदर, स्मार्ट और ऊंची पोस्ट पर काम करने वाला पति उसे इतना प्यार करता है, जिसे देखकर सभी उससे ईर्ष्या करते थे। उसकी चचेरी बहनें तो शुभम जीजाजी की शान में कई ग्रंथों की रचना कर चुकी थी। वे हर समय शुभम के गुणों के कसीदे पढ़ा करती। सहेलियां और पड़ोस की सभी औरतें भी शुभम की प्रशंसा की गीत गाती रहती। विभा आखिर अपना दर्द किससे कहे। एक आध बार उसने माँ को शुभम के व्यवहार के बारे में बताने का प्रयास किया, किंतु माँ ने उसे इसे सामान्य रूप में ही लेने की सलाह दी। परिवार में इतना तो चलता ही रहता है, पति की इतनी धौंस तो होनी ही चाहिए, आखिर प्यार भी तो करता है। वर्ष में 2 बार विदेश छुट्टियों पर ले जाना, हवाई यात्राएं और कीमती उपहार, पंचतारा होटल की पार्टियां, सब उसके प्यार का ही तो प्रमाण है। इसके अलावा एक स्त्री को क्या चाहिए? उच्च मध्यम वर्ग की सभी सुविधाओं का वो उपभोग कर रही है, उसे और क्या चाहिए? माँ ने काफी लंबा चौड़ा वक्तव्य दे दिया था, जिसे विवाह को एक बार पुनः यकीन हो गया था कि उसकी शादी सफल दाम्पत्य जीवन का एक जीता जागता उदाहरण है। पापा ने तो माँ से यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हारी बेटी का दिमाग ज्यादा पढ़ लिख कर खराब हो गया है, जो इतने अच्छे दाम्पत्य जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया था कि भारतीय परंपरा में शादी एक ही बार होती है। अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर और समाज में मुश्किल से बनाई हुई प्रतिष्ठा के कारण उसे इतना अच्छा रिश्ता मिल सका है। उसे चुपचाप वहीं आराम से रहना चाहिए और इन फालतू बातों को नहीं सोचना चाहिए। विभा को विश्वास नहीं हुआ था कि ये बातें पापा कह सकते हैं, वही पापा जो उसकी खुशियों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। समय कहे या उनका बुढ़ापा या सामाजिक प्रतिष्ठा का बोझ, रामेश्वर में अपनी लाडली की टीस को सुनने तक की हिम्मत नहीं थी और वे सारा दोष उस पर मढ़ने लगे हैं। इधर शुभम का सनकीपन बढ़ता जा रहा था। नौकरी में उन्नति, पैसे, प्रतिष्ठा ने उसके आत्मसम्मान को आत्ममुग्धता और स्वाभिमान को अभिमान में बदल दिया था। शुभम की खुद को सबसे ऊपर रखने की पुरानी आदत विभा पर कहर बनकर ढाने लगी थी। इस बीच शुभम को शराब की बुरी लत लग गई। शुरू में पार्टियों में शौकिया तौर पर वाइन के एक पैग से शुरू हुआ सिलसिला वोडका बियर से होता हुआ उसकी मनपसंद सिंगल माल्ट स्कॉच विस्की के कई पैग तक पहुंच गया था। ये विभा के सब्र की इम्तिहान थी। शराब और सिगरेट से उसे सख्त नफरत थी। बचपन से ही उसने अपने चारों तरफ शराब के नशे में चूर चूर होते रिश्ते देखे थे।
नशे में झूमते अहमद चाचा द्वारा पिटती शकीला आंटी का आर्तनाद उसे आज भी याद है, जिसे देखकर वो बचपन में सोचती थी कि ऐसे आदमी के साथ आंटी रहती कैसे है। कई बार तो उसका स्वयं का मन हुआ कि वो अपनी स्कूटी से अहमद चाचा को टक्कर दे मारे और उनके हाथ पैर टूट जाए। फिर वो शराब पीने के लिए कैसे जा पाएंगे। अब वही सब विभा के साथ होने वाला था। विभा शुभम को बहुत समझाने की कोशिश करती। शुभम जब होश में होता तो उसकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनता, कस्में खाता और आगे से ऐसा ना करने का आश्वासन देता। सामान्य व्यवहार में तो शुभम अभी भी उतना ही सभ्य, सुशील और ध्यान रखने वाला पति था। बच्चों को भी वो पर्याप्त समय देता और विभा पर जान छिड़कता। किंतु किस पल उस पर विभा को नीचा दिखाने या अपनी बात मनवाने का दौरा पड़ता और वो विभा को लताड़ने पर आ जाता, ये पता ही नहीं चलता। नशे में बात इससे भी आगे बढ़ जाती और शुभम के हाथ भी उठने लगे थे। विभा बिल्कुल टूट चुकी थी। उसका स्व तो कब का खत्म हो चुका था। वो तो अब दूसरों को दिखाने के लिए खुश होने का बहाना करती। शुभम के साथ रहकर उसके बाहरी व्यक्तित्व में बहुत सुधार आ गया था। बोलचाल, रहन सहन एवं सामाजिक तौर तरीके में सभ्य होने एवं एलिट क्लास का दिखावा था, किंतु अंदर से वो सर्वस्व त्यागने वाले मोड़ पर ही रहती। जब कभी वो किसी पार्टी या फंक्शन में जा रही होती तो महंगी रेशमी साड़ियों में लिपटी फॉर्च्यूनर की अगली सीट पर बैठी विभा शुभम का मूड ठीक करने की प्रार्थना ही करती रहती। शराब के नशे की लत बढ़ती जा रही थी। कहते हैं जो शराब को जितना पीता है शराब उसे उतना ही खाती है और एक दिन उसे निगल ही लेती है। देर रात तक नशे में धुत रहने के कारण शुभम सुबह सही टाइम पर ना उठ पाता और अक्सर वो ऑफिस जाने में भी लेट होने लगा। कई बार तो बिना बताए अनुपस्थित हो जाता, क्योंकि वो जाने की स्थिति में होता ही नहीं। कंपनी ऐसे व्यक्ति को ज्यादा दिन तक ढो न सकी। आखिर कंपनी तो विवाह की तरह विवाह रूपी बंधन में नहीं बंधी थी और एक दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद शुभम अवसाद की स्थिति में चला गया। घर पर उसका व्यवहार और भी बदतर होता गया। लत बढ़ती गई। वो 2400 घंटे नशे में धुत रहता और इसी नशे की हालत में उसे एक दिन जब दिल का दौरा पड़ा तो वो फिर उठ नहीं पाया। अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। विभा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुभम के बिना वो कैसे जी पाएगी। बच्चों का लालन पालन कैसे होगा। पति आखिर पति होता है। इसके साथ रहने में कितनी भी असंतोष हो, फिर भी मुसीबतों की बारिश का वो एक सहारा होता है। उसके साथ दुनिया की बहुत सारी बातों की चिंता किए बगैर जीवन चलता रहता है। जैसे कोई लता कांटेदार पेड़ पर चढ़कर भी हरी भरी रहती है, किंतु यदि पेड़ ही कट जाए तो लता स्वयं भी मुरझा जाती है। विभा उस लता की तरह ही मुरझाने लगी थी। 6 महीने बीत गए थे। कृशकाय विभा सोच में डूबी हुई थी जब उसकी मां ने आकर उसके सिर पर हाथ फेरा था। वो चिहक कर बैठ गई थी। मां ने बहुत प्यार से उसे गोदी में ले लिया था, जैसे वो फिर से छोटी बच्ची बन गई थी। वो फफक फफक कर रो पड़ी थी। कौमुदी की भी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। माँ बेटी बहुत देर तक बिना कुछ कहे रोती रही। आंसुओं का सैलाब रुका तो जैसे विभा का मन बहुत हल्का हो गया था। माँ ने समझाना शुरू किया कि इस तरह से तो जिंदगी नहीं बिताई जा सकती। तुम पढ़ी लिखी हो, 2 बच्चों का जिम्मेदारी भी है। बाहर निकलो और कुछ काम धंधा करो। माँ की बात का असर हुआ। विभा ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया। शीघ्र ही उसका चयन मेरिट के आधार पर
इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य के पद पर हो गया। वो नर्वस हो रही थी। कैसे कर पाएगी वो इतनी बड़ी जिम्मेदारियों का वहन। किंतु माँ के उत्साहित करने पर उसने इस पद पर ज्वाइन कर लिया। कर्तव्यपरायणता, बुद्धिमानी और ईमानदारी से वो जल्दी ही सभी सहकर्मियों की चहेती बन गई। बच्चों को लीक से हटकर शिक्षा देने की उसकी कोशिशें रंग लाई और इस साल की बोर्ड परीक्षा में उसके कॉलेज के 3 छात्र प्रदेश की मेरिट सूची में आए। उसका कॉलेज सुर्खियों में था और सबकी जुबान पर विभा का नाम और उसकी मेहनत की चर्चे। उसे राज्यपाल द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रधानाचार्य के पुरस्कार से नवाजा गया। विभा को स्वयं पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये वही विभा है जो शुभम के तानों को सुन सुन कर अपना आत्मविश्वास खो बैठी थी और उन सुख सुविधाओं में जीने की इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि उन्हें खोने की उसमें हिम्मत नहीं रह गई थी। वो वैवाहिक बंधन की जकड़न के आगे बेबस हो गई थी या समाज के दिखावटी तौर तरीके उसे बेदम कर चुके थे। शुभम के साथ बिताए अच्छे पलों को उसने लंबी सांस लेकर याद किया, किंतु दूसरे ही पल उसे पल पल खा जाने वाले यातना भी याद आई। वो ये निर्णय तो नहीं कर सकी कि उसके साथ अच्छा हुआ या बुरा। तभी उसके डोर बेल की आवाज हुई और वो भारी मन से दरवाजा खोलने उठ गई। सामने उसकी प्रिय सखी प्रियंका खड़ी थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था। प्रियंका अक्सर विभा को पुनर्विवाह की सलाह देती रहती थी। आज उसके हाथ में एक लिफाफा था जिसमें शहर के एक बड़े उद्योगपति का फोटो और प्रोफाइल था। प्रियंका बड़े उत्साह से उसकी सुंदरता और धन दौलत की किस्से सुनाती रही। प्रियंका ने उसे फोटो देखने के लिए कहा। विभा ने बड़ी सौम्यता के साथ कहा, क्या तुम्हें मेरी स्वतंत्रता अच्छी नहीं लगती? विवाह के अलावा भी नारी का अपना अस्तित्व है। वो अपना ध्यान खुद रख सकती है, समाज की बेहतरी में सहयोग दे सकती है। मैं अब स्वयं अपना फैसला कर सकती हूँ। कोई मोम की गुड़िया नहीं जिसे किसी के हाथों में सौंप दिया जाए। नारी को खुश रहने के लिए पति का होना आवश्यक नहीं। उसने लिफाफा प्रियंका के हाथों से ले लिया और उसे फाड़ते हुए कचरे के डिब्बे के हवाले कर दिया। अब उसके हाथ में दूसरा लिफाफा था जिसमें यूरोप टूर के टिकट थे। कॉलेज की गर्मी की छुट्टियों में वो 1 महीने के लिए यूरोप जा रही है, अकेली, अपने पैसे से, स्वतंत्र और केवल अपने लिए। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, ये थी कहानी पुनर्विवाह। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे अपने मंतव्य जरूर दें। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप बने रहिए द साइलेंट जोन पर। मैं मिलती हूँ आपको एक और कहानी के साथ। जय जगन्नाथ।